न्यूज रूम में हैं, बहुत सारे मेरे सहयोगी यहाँ पर जिनके सवाल हैं। मैं एक एक करके जाऊंगी। सर, आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मेरे साथ राखी हैं, न्यूज पढ़ते हुए लिखते हुए आपने इनको देखा होगा। हाँ, राखी, सर मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि साल 2024 समाजवादी पार्टी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी क्या पीएम कैंडिडेट के रूप में देखती है? क्योंकि हमने अभी अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पोस्टर देखे थे लखनऊ में, बड़े बड़े, जिस पर लिखा गया था कि भावी पीएम। तो आप देखते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को? और दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी हाल ही में अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे, वहाँ उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर निर्माण होते ही राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरा मंदिर हमारा तैयार हो रहा है, वहाँ पर भी ज़रूर आए। वो दूसरा मंदिर कौन सा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में पता होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मार्केटिंग इवेंट में विश्वास कम रखती है, वो काम में विश्वास रखती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं काम बोलता है। तो जो सवाल आपका है, अगर कोई भी नेता है, अगर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी इच्छा हमेशा रहेगी कि मेरा नेता देश का प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने। कौन नहीं चाहता है? हम भी चाहते हैं मेरा नेता प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरी बात आपने बोली मंदिर की, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, उन्होंने कब बताया आपको कि मैं नवरात्र रखता हूँ? वो ऐसे व्यक्ति 30 साल से तो मैं जानता हूँ कि वो नवरात्र का उपास करते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ इसकी मार्केटिंग की कभी? नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो दूसरा मंदिर हमारा बन रहा है, वो अगर आप सैफी में चले जाएंगे तो आपको वहाँ कृष्ण का मंदिर मिलेगा, कृष्ण की बड़ी मूर्ति मिलेगी। वहाँ जाइए, वहाँ हनुमान जी की बड़ी मूर्ति मिलेगी। तो वो तो वहाँ तो शुरू से है। आप तो आज इन सब की बातें कर रहे हैं, वहाँ तो बजरंगबली की मूर्ति न जाने कब से लगी हुई है, सबसे ऊंची। न जाने कृष्ण भगवान की मूर्ति इतनी तो होगी भी नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति जो उन्होंने लगाई है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उतने राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है कि पीएम कैंडिडेट के रूप में या फिर उन्हें इस तरीके से देखा जाए। देखिए, वो मुद्दों को देखिए, उनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है, वो टारगेटेड बात करना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे टमाटर के बारे में वो बोलना भूल जाएं। टमाटर 150 इस पे बात ना बोलें। लेकिन वो कितने परिपक्व हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने विकास की जो रास्ता दिया है, वो रास्ता आज तक सरकारें आके उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही। एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट लेके आए, मेट्रो का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, मेट्रो किसने बनाई, स्टेडियम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था, आज देखिए आईपीएल के मैचेस होते हैं। 100 डायल उत्तर प्रदेश के अंदर में कौन लेके आया? भले 112 उन्होंने कर दिया। महिला सुरक्षा के लिए 1090 लेके कौन आया? यहाँ पार्क बनाने, जैसे स्मिथ पार्क जैसा पार्क बनाया किसने, जहाँ पे सारे घूमने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो उनकी बनाई हुई चीज़ों को उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पे तो उन्हीं के नेता ज़्यादा आजकल चलते हैं। एक मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं चाहूंगी कि नम्रता और लोगों से भी पूछे। नम्रता ने आपसे पूछा गुंडा राज के लिए, और उन्होंने ये कहा कि देखिए अब बीजेपी आई है तो योगी जी कहते हैं कि हर जगह बहुत सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन वो ये कहते थे कि माफिया राज को हमने मिट्टी में मिला दिया। और उन्होंने ये खुद भी कहा कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के गुंडों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और आपने ही जो आपके पोषित माफिया थे उनको हमने मिट्टी में मिलाया है। इसी लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहले ही बताया ना, मार्केटिंग इवेंट में बहुत माहिर है। आप देखिए कि उनके कितने विधायक हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, आप लिस्ट निकाल लीजिए। कितने सांसद हैं, कितने मुकदमे हैं, उनके नेताओं पे कितने मुकदमे हैं, कितने नेता जो आज उनके यहाँ माननीय हो गए हैं, वो भी तो माफियाओं में हैं। उनका नाम क्यों नहीं लेते? टॉप, हमने तो बोला टॉप 100 की लिस्ट जारी कर दो और देख लो किसके माफिया हैं उसके अंदर में। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, वो काम नहीं करते हैं, इसलिए मेरे ऊपर ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं समाजवादी पार्टी गुंडी पार्टी। क्योंकि गुंडा इसलिए बोलना कि उसको ध्यान भटकाना है। सरकार आपकी है और फिर आप कहते हैं गुंडा पार्टी है। भाई सरकार तो आप चला रहे हो, दूसरे टर्म आपको मिल गया है, आप बताइए ना फिर कौन है, कहाँ है, किधर है? एक दो नाम के अलावा आगे बढ़ते नहीं हो आप। बनारस की तरफ जाते नहीं हो आप, बताते नहीं बनारस में कौन गुंडा है। जौनपुर आजमगढ़ की तरफ आप बढ़ते ही नहीं हो। आप इधर पूर्वांचल की तरफ और दूसरी जगह पे बढ़ते ही नहीं हो, पश्चिम में कहीं बढ़ते नहीं हो, तो आप किधर बढ़ते हो? एक दो नाम लेके आप रुक जाते हो। तो इसके मतलब हमें तो पूछता हूँ ना कि घटनाएं फिर ये क्यों हो रही हैं? फिर नहीं, फिर बताइए, फिर कोर्ट परिसर में हत्याएं कैसे हो जा रही हैं? फिर सिक्योरिटी के अंदर में कैसे हत्याएं हो जा रही हैं? जेल के अंदर में कैसे हत्याएं हो जा रही हैं? सब कुछ इतना अच्छा हो गया है तो रोड पे हत्याएं क्यों हो जा रही हैं? तो सवाल ही उठता है, जो हत्याएं हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं जब सब कुछ खत्म हो गया? तो जो राजभर जी का जो स्थिति रहती है चुनाव के समय, वो बदलते रहते हैं, क्या अपना वो रेट बढ़ाते हैं पॉलिटिकल? इस बार उनका जो बदलने का तरीका, इस बार जनता ही उनको बदल देगी। हाँ, जनता बदल देगी। एक सवाल बनारस से जुड़ा हुआ था, अभी आप राखी के सवाल पे आपने काउंटर किया था। आपने बोला था कि जो बनारस के गुंडों का आप नाम नहीं लिए थे, आप किनका नाम है जो आप नहीं लेना चाहते? आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की, बोला, हमने कहा आप लिस्ट जारी
जारी करो और जारी करके बताओ भाई। अभी तो आपने देखा ही ना भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति, अभी जिस पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का कि ये भ्रष्टाचारी है, बाद में वही लोग राजभवन आके शपथ ले रहे। अब इसका भी नाम पूछने की जरूरत है? अभी तो शपथ ली है, आप ही नाम ले दो ना। आप क्या घबरा रहे हो? आप जिनका नाम ले नहीं रहे नहीं, हैं, आप घबराए क्यों रहे हम नहीं हो? घबरा तो रहे। किसने शपथ ली अभी? आप ब्रजेश सिंह की बात कर अरे रहे मैं हैं, अभी आप मैं ब्रजेश महाराष्ट्र सिंह की बात कर रहा हूँ। ब्रजेश नहीं, मैं आप तो नहीं नहीं, बनारस मैं की तो अभी बात कर ताज़ा ताज़ा बता रहा हूँ। बनारस तो बोल ही दिया मैंने, अभी तो ताज़ा ताज़ा बता रहा हूँ कि जो अभी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे हजारों करोड़ का, वो 10 दिन बाद शपथ ले रहे हैं राजभवन में। तो आप बताइए फिर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो चीज़ पे बात करती थी, एक वंशवाद पे, दूसरा भ्रष्टाचार पे। वंशवाद का आप देखो, हरियाणा में किसके साथ सरकार बना के चला रहे हैं? जिसको वंशवादी परिवार बोलते थे, चौटाला फैमिली के साथ सरकार चला रहे हैं। इसके पहले अकाली दल के साथ उन्होंने, जिसको बोलते थे परिवारवादी पार्टी, अकाली दल के साथ बनाई। शिवसेना के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। पीडीपी के साथ उन्होंने अपनी सरकार चलाई। अपना दल उत्तर प्रदेश में वंशवाद जिसको कहते हैं, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। दूसरे निषाद साहब हैं, उनके साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। अब दूसरे एक और एनसीपी के उनके साथ आ गए हैं जो महाराष्ट्र में, क्या वो वंशवाद से नहीं आते? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अगर पार्टी के अंदर देखोगे तो अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, प्रवेश वर्मा जी के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, सिंधिया पूरी फैमिली आ गई, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की फैमिली है, राजनाथ सिंह जी की बेटे भी विधायक है। तो आपसे पूछो, उनके यहाँ तो परिवारवाद वंशवाद भरा पड़ा है। और भ्रष्टाचार का तो आपने देख ही दिया, कौन सी उनके पास मशीन है 10 दिन पहले जिसको भ्रष्टाचारी आरोप लगाते हैं, उसके बाद वो मंत्री बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में बहुत अंतर है। अच्छा, ये बता दीजिए 24 में अगर यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, कोई नया दोस्त बनेगा जैसे 22 में बना था? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, इसके लिए स्वस्थ रहो। और जब सफाया हो जाएगा तो आपका भी उन्नति हो जाएगी, नहीं तो फिर आप ही दिक्कत में फंसे रहोगे, सवाल ही पूछते रहोगे। फिर सवाल बताने के लिए भी तो आपको चाहिए कभी जिंदगी में लेकिन कि हमें। राजभर तो ये करे कि पूर्वांचल को अखिलेश यादव भूल राजभर आपको बड़ी चिंता आ रही है, राजभर का खुद नहीं पता है कि वो क्या करेंगे। जाए। लेकिन रेट तो बढ़ाता रहता है अरे ना। वो बढ़ाने दो, उनका क्या है। राजभर का कौन पूछे? कि जैसे कि बात कानून व्यवस्था की जब छिड़ती है, तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा यूपी में पंचायत चुनाव हुआ था। हाँ। और यहाँ पे केंद्र सरकार को न तो कोई सेना उतारनी पड़ी, न तो कोई केंद्रीय बल भेजना पड़ा, आराम से सब कुछ शांति से हो गया। लेकिन बात जब बंगाल में जाते हैं आप, बंगाल में एक बंदे की हत्या हो गई अभी चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव में। तो इन बंगाल और ममता बंगाल और योगी की यूपी में कानून व्यवस्था में कुछ बेहतर तो लगता ही होगा आपको। देखिए, सवाल ये है कि हम लोग लोकतंत्र में दो चीज़ होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष को सत्ता का धर्म नहीं मानना चाहिए, विपक्ष को विपक्ष का धर्म नहीं मानना चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है, हम विपक्ष में हैं, यहाँ पे हम विपक्ष का धर्म निभाते हैं। हमारी भी उतनी ही दायित्व, उतनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सत्ता में, समाज के अंदर में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, तो हम अपने धर्म को निभाते हैं। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। वहाँ इस तरह का माहौल गर्म करके जो इश्यूज़ बनाती है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी रहती है वहीं इस तरह की, विपक्ष में रहते हैं वहीं इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? आप बताइए। जहाँ भारतीय अभी बिहार में थी तो आपको दंगे देखने को मिले, उसके पहले अभी जेडीयू के साथ बीजेपी थी, तब कहाँ थे बताना? अभी 6 महीने में पहले तो जेडीयू के साथ सरकार में थी ना, साल 6 महीने पहले, तब ये चीज़ नहीं हो रही थी। अचानक कैसे होने लगती है? जहाँ से वो सत्ता से हटते हैं। अब देखो, महाराष्ट्र की घटना, पहले जब शिवसेना कांग्रेस सरकार चल रही थी तब घटनाएं खूब आती थी, अब अचानक बंद हो गई। और जहाँ उनकी सरकार बन जाती है, जिनके साथ वहाँ घटनाएं बंद हो जाती हैं अचानक। अभी अगर पश्चिम बंगाल में किसी के साथ उनका समझौता हो जाता तो आपको न्यूज़ नहीं मिलती वो।